गंगारामा टेम्पल से। ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है जो श्रीलंका के अंदर है, और ये न्यूज में है तो पूछा जा सकता है नॉर्मली कि ये टेम्पल कहाँ पे है। तो आपको ये लिखना है कि गंगारामा टेम्पल इज इन श्रीलंका। यहाँ पे एनुअली एक नवम प्रहरा नाम का एक फेस्टिवल होता है एक तरह का। ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, तो यहाँ पे बुद्धिज्म की एक सेरेमनी होती है एनुअली, नवम पोया नाम से या नवम प्रहरा नाम से। इतना डिटेल में लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इतना लिख लेना कि गंगारामा टेम्पल इज इन श्रीलंका। हमें ये बताओ कि ये है कहाँ पे। जो आपने नहीं लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है इतना डिटेल में, क्योंकि इंडिया में होता तो हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ते। बस आपको लोगों को ये पता हो कि ये टेम्पल श्रीलंका में है जो न्यूज में था, और बुद्धिज्म से रिलेटेड है ये टेम्पल। ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, सिर्फ इतना ही पूछते हैं आउटसाइड कंट्री कोई टेम्पल न्यूज में होता है तो ये पूछ लेते हैं कि वो कहाँ पे है वो टेम्पल। श्रीलंका में अभी साइक्लोन दितवा आया था, हमने पढ़ा था, और हम लोगों ने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन सागर बंधु। साइक्लोन दितवा अभी श्रीलंका में आया था, और इंडिया ने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने के लिए था श्रीलंका में। हम लोगों ने साइक्लोन इफेक्टेड एरिया में ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा था, तो उसके लिए ऑपरेशन किया गया था। कैपिटल क्या है श्रीलंका की? लेजिस्लेटिव कैपिटल तो है श्री जयवर्धनापुरे कोटे। ये तो है उनकी लेजिस्लेटिव कैपिटल, और कोलंबो है उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। और ये लेजिस्लेटिव, मतलब जो लॉ मेकर हैं वो श्री जयवर्धनापुरे कोटे, मतलब उनका जो पार्लियामेंट है एक तरह से वो श्री जयवर्धनापुरे कोटे में है, और उनके जो प्रेसिडेंट बैठते हैं या उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बैठता है जहां पे, वो कोलंबो में है। श्रीलंका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, श्रीलंका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। हमने प्रेसिडेंट भी पढ़ा था, अरुणा कुमार देशनायके। ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अरुणा कुमारा देशनायके। साइक्लोन दितवा की वजह से न्यूज में था श्रीलंका। ऑपरेशन सागर बंधु इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने के लिए वहां पे चलाया था। प्रेसिडेंशियल सिस्टम है श्रीलंका में। कैपिटल नॉर्मली कैपिटल बोली जाएगी जयवर्धनापुरे कोटे, क्योंकि कैपिटल वही होती है जो लेजिस्लेटिव कैपिटल होती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है कोलंबो। इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक स्टेट है जिसको पाक स्टेट बोलते हैं। पाक उसका नाम है। स्ट्रेट किसी भी नैरो वाटर बॉडी को बोलते हैं। कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडी। कोई भी नैरो वाटर बॉडी अगर दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है तो उसको स्टेट बोलते हैं। तो पाक स्टेट किन दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है? बे ऑफ बंगाल और
उधर अरेबियन सी बोल लो या गल्फ ऑफ मन्नार है। गल्फ ऑफ मन्नार को बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करती है, या बोल सकते हो अरेबियन सी को बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करती है पाक स्टेट। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी ये दोनों इंडियन ओशियन के पार्ट हैं। आईयू इंडियन ओशियन। लिखा जाएगा इतना जल्दी जल्दी? ज्यादा तेज है? लिखा जा रहा है? ठीक है, डन। तो ये श्रीलंका के बारे में ये चीजें याद रखना आप। नेक्स्ट न्यूज है बीएलए से रिलेटेड। बीएलए की फुल फॉर्म है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बीएलए ने एक ऑपरेशन चला रखा है, ऑपरेशन हीरोफ। ये बलूचिस्तान प्रोविंस में चला हुआ है पाकिस्तान के। चार प्रोविंस हैं पाकिस्तान में, जैसे हमारे यहाँ पे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। पाकिस्तान में 4 स्टेट हैं, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान। ठीक है, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये 4 प्रोविंस हैं पाकिस्तान के अंदर। जैसे हमारे यहाँ पे 28 स्टेट हैं, वो स्टेट को प्रोविंस बोलते हैं। उनकी कैपिटल है इस्लामाबाद, जो कि पंजाब प्रोविंस के अंदर आती है उनके। इस खैबर पख्तूनख्वा में ही पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और यहां पे उनकी कैपिटल है इस्लामाबाद। सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान में बलूचिस्तान, और सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज भी बलूचिस्तान में है पाकिस्तान के। और हमने पढ़ा था बलूचिस्तान में एक पोर्ट है ग्वादर पोर्ट। ग्वादर नाम का पोर्ट है बलूचिस्तान में, जो अरेबियन सी में ओपन होता है। इस ग्वादर पोर्ट को चाइना ने लीज पे ले रखा है पाकिस्तान से। ग्वादर पोर्ट चाइना डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान से उसने लीज पे ले रखा है एक तरह से। और एक हमने पढ़ा था खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, इन 2 जगह से होके सीपैक गुजरता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीपैक इन 2 प्रोविंस से होके गुजरता है। खैबर पख्तूनख्वा मेनली पीओके से होके गुजरता है, और बलूचिस्तान में उसका मेजर पोर्शन सीपैक का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपैक। सीपैक चाइना की बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, बीआरओ, या बोल लो वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव 2013 में स्टार्ट किया था चाइना ने। पर्पस था टू रिवाइव ओल्ड सिल्क रूट। लिख पा रहे हैं या ज्यादा स्पीड है? दोबारा देखो, पाकिस्तान में 4 प्रोविंस है, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा।
बलूचिस्तान उनका सबसे बड़ा प्रोविंस है और बलूचिस्तान में बलूच ट्राइब रहती है। ये बलूच ट्राइब को के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है सालों साल पाकिस्तान में, तो ये लोग अपनी एक अलग से कंट्री बनाना चाह रहे हैं, बलूचिस्तान, जिसमें 3 कंट्रीज का पार्ट आएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। इन 3 जगह पे बलूच ट्राइब रहता है, तो कह रहे हैं कि इन तीनों जगह से बलूच ट्राइब का एरिया हमें दे दो, हम बलूचिस्तान नाम की एक कंट्री बनाएंगे। तो इस करके बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान बनाने के लिए काम करती है, ठीक है, और उसको सपोर्ट अलग अलग कंट्रीज से मिलता है। तो ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अभी ऑपरेशन हीरोफ चला रखा है। बेसिकली ये ऑपरेशन उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट में चला रखा है। सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्स रिच एरिया है बलूचिस्तान पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान ने मोस्ट ऑफ उनके जो माइंस हैं, माइनिंग जो होगी, माइनिंग एक्टिविटी, तो मोस्ट ऑफ माइंस चाइना की कंपनीज को दे रखे हैं कि वो वहां से माइनिंग करेंगी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इस बात के अगेंस्ट में है कि हमारे रिसोर्सेज चाइना क्यों यूज करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो खुद से माइनिंग कर पाए, तो इसलिए उसने अपनी मोस्ट ऑफ द माइनिंग चाइना को दे रखी है। उसके बदले में चाइना से बहुत सारा लोन ले रखा है, डेट है पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारा चाइना का, ठीक है। और उसी डेट के लिए, उसी डेट को उतारने के लिए पाकिस्तान ने सीपैक बनाने की मंजूरी दी चाइना को, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से होके जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में ये सीपैक पीओके से होके जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। हम लोग पीओके बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं उसको आजाद कश्मीर। तो हमारे अकॉर्डिंग वो पीओके से होके जाता है और पीओके इंडिया का हिस्सा है। तो इसलिए हम लोग बार बार चाइना को बोलते हैं कि आप हमारी परमिशन के बगैर सीपैक को कैसे लेके जा सकते हो पीओके से, ठीक है। लेकिन उन्होंने बना लिया है पीओके से सीपैक, लेकिन ये सीपैक अभी डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि ये जब डेवलप होने लगता है, इसका मेजर पोर्शन बलूचिस्तान से है। तो जैसे इसमें रेलवे और रोड नेटवर्क बन रहे हैं, तो रेलवे और रोड बनते हैं तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसको बम से उड़ा देती है किसी न किसी पार्ट को, तभी तो ये बन के फुली फंक्शनल हो नहीं पाया अभी तक, ठीक है। और ये सीपैक चाइना की बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, बीआरओ का दूसरा नाम है वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव चाइना ने इसलिए लिया क्योंकि चाइना वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसको अपना सामान बेचना है पूरी दुनिया में, तो इसके लिए वो अलग अलग रूट बना रहा है ताकि वो अपने सामान को दुनिया में बेच पाए। तो ऐसे पुराने रूट को बोलते थे सिल्क रूट, जहां से एशिया से सिल्क का ट्रेड होता था यूरोप में, तो उस रूट को दोबारा से रिवाइव करना चाह रहा है चाइना, तो उसको ओल्ड सिल्क रूट बोला जाता है, जिससे एशिया से, स्पेसिफिकली चाइना इंडिया से सिल्क का ट्रेड होता था यूरोप में, जो कि वहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता था। तो उस ओल्ड सिल्क रूट को वो रिवाइव करना चाह रहा है। उसके लिए उसने 2013 में वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जिसका दूसरा नाम है बीआरओ। इस बीआरओ का एक पार्ट हमने पहले भी कवर किया था, पर्ल ऑफ स्ट्रिंग, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया को चारों तरफ से इंसर्कल कर रहा है अलग अलग पोर्ट्स के द्वारा चाइना, तो वो भी इसी का पार्ट है। इस बॉर्डर रोड इनिशिएटिव में सी ट्रांसपोर्ट भी है, रेल ट्रांसपोर्ट भी है, रोड ट्रांसपोर्ट भी है, तीनों तरह के ट्रांसपोर्ट डेवलप कर रहा है चाइना, ताकि वो पूरे सेंट्रल एशिया से कनेक्ट हो पाए और पूरे यूरोप से कनेक्ट हो पाए, ताकि अपना सामान वहां पे आसानी से भेज पाए। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर सिस्टम है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ। हाँ जी, कराची पोर्ट इसमें है, सिंध में है। डन। नेक्स्ट न्यूज है नासा पोस्टपोन आर्टेमिस 2 मून मिशन। ये पोस्टपोन किया था लेकिन उसको भेज दिया है उन्होंने, क्योंकि हम ये पहले की न्यूज कवर कर रहे हैं। तो हमारे लिए मेन ये है, हमें ये याद रखना है कि आर्टेमिस किसका मिशन है। आर्टेमिस नासा का मिशन है। कहां के लिए? मून के लिए। बस यही 3 चीजें याद रखनी है हमें।
आर्टिमिस इज द मून मिशन ऑफ नासा। नासा के मून मिशन का नाम है आर्टिमिस। नासा बनी थी 1958 में, और नासा के हेड हमने पहले पढ़े थे बिल नेल्सन, अब बदल गए हैं। अब नासा के हेड हैं जेरिड इस्कमैन, ये नासा के हेड हैं। 1958 में बनी थी। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी, नेशनल ये फुल फॉर्म है नासा की। एरोनॉटिक्स होती है साइंस ऑफ एरोक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। साइंस ऑफ एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इसको बोलते हैं एरोनॉटिक्स। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, यूएसए की। 1958 में बनी थी। जेरिड इस्कमैन इसके अभी चेयरमैन हैं, हेड बोल लो या चेयरमैन बोल लो नासा के। और नासा का मून मिशन का नाम है आर्टिमिस। किसी जरूरी नहीं है हमारे लिए, बस 1958 याद कर लें हम, काफी पूछा नहीं गया वैसे कभी। डन। नेक्स्ट है गवर्नमेंट लॉन्चेस न्यू मॉड्यूल्स ऑन उम्मीद पोर्टल ऑन वक्त मैनेजमेंट। ये हमने पिछले साल भी कवर किया था। इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो वक्त क्या होता है, जो डोनेटेड मुस्लिम प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी मैनेजमेंट जो करता है उसको वक्फ बोर्ड बोला जाता है। वक्फ प्रॉपर्टी लिख लो पहले तो। वक्फ प्रॉपर्टी होती है डोनेटेड मुस्लिम प्रॉपर्टीज फॉर कम्युनिटी वेलफेयर। कम्युनिटी वेलफेयर के लिए जो मुस्लिम्स अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर देते हैं कि भाई बाकी मुस्लिम्स के लिए वहां पे अगर कुछ भी करना है तो कर किया जा सकता है, तो उसको वक्फ बोलते हैं। ठीक है, वक्फ प्रॉपर्टी बोला जाता है। उसको मैनेज करने के लिए वक्फ मैनेजमेंट है, ये इस प्रॉपर्टी को मैनेज करता है। इसकी मैनेजमेंट के लिए एक पोर्टल बना रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने, उम्मीद पोर्टल। तो उम्मीद पोर्टल इज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। वक्फ प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट के लिए जो पोर्टल है उसको उम्मीद पोर्टल बोलते हैं। फुल फॉर्म लिखो, यूनिक वक्फ, उम्मीद की फुल फॉर्म यूनिक वक्फ मैनेजमेंट empowerment management empowerment efficiency and development देन। तो हमें एक उम्मीद पोर्टल पता हो कि उम्मीद पोर्टल किस चीज के लिए है, वक्फ प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट के लिए है। और ये सारा सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, क्योंकि मुस्लिम्स को माइनॉरिटीज में माना जाता है इंडिया में।
ठीक है, तो माइनॉरिटीज के लिए अलग से गवर्नमेंट ने एक डेफिनेशन दे रखी है कि किनको माइनॉरिटीज मानेंगे। इंडिया में मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन ये माइनॉरिटी में आते हैं। मेजोरिटी में ओबियस है हिंदू है। ठीक है, तो किरण रिजिजू ये इसके मिनिस्टर हैं। किरण रिजिजू मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के मिनिस्टर है। पहले ये लॉ मिनिस्टर होते थे इंडिया के, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट को लेके कुछ बोल दिया था ओपनली, तो फिर इनसे वो मिनिस्ट्री ले ली गई, फिर इनको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर बना दिया गया। स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि याद रह जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, वहां से एमपी है ये। लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसे बता रहा हूँ नॉर्मल उस पर्सन के बारे में, तो कुछ तो बताऊँ आप लोग जब तक लिखोगे मैं, ताकि याद रहे आप लोगों को। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू, पहले ये लॉ मिनिस्टर थे। लॉ मिनिस्टर कौन है अभी? अर्जुन राम मेघवाल इज अ लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, वो राजस्थान से आते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर याद रखना है। वक्फ प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? उसकी मैनेजमेंट के लिए इंडिया में वक्फ मैनेजमेंट है। उस वक्फ मैनेजमेंट के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बना रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसको उम्मीद पोर्टल बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद पोर्टल की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। आ जाओ क्लास में, आ जाओ। कहाँ? प्रॉपर्टी मैनेज करने चले गए? तो नेक्स्ट स्पोर्ट्स से न्यूज है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में एक वर्ड यूज किया जाता है, ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम क्या होता है? पूरे एक साल में टेनिस के 4 मेजर इवेंट होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। ये 4 मेजर इवेंट होते हैं। वो चारों मेजर इवेंट्स को जो जीतता है तो उसको बोलते हैं कि उसने ग्रैंड स्लैम जीता है। तो वो 4 मेजर टूर्नामेंट को जीतने वाले को बोलते हैं ग्रैंड स्लैम जीता है उसने। ठीक है, तो लिखो ग्रैंड स्लैम में क्या क्या है। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन उसके बाद फ्रेंच ओपन होगा। फ्रेंच ओपन अभी होने वाला है या हो गया है? या हो गया होगा या होने वाला होगा अभी इस टाइम पे। फ्रेंच ओपन इसी टाइम होता है। फिर होगा विंबलडन। विंबलडन इज इन यूके। और फिर होगा यूएस ओपन अराउंड अक्टूबर नवंबर के राउंड। तो इनकी सीक्वेंस भी याद रखनी है। एग्जामिनर इनकी सीक्वेंस पूछ सकता है कि किस सीक्वेंस में होते हैं ये। यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, विंबलडन इज इन यूके एंड यूएस ओपन। तो हम इन सब के मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे आएंगे इन सब के विनर याद रखेंगे, फीमेल कैटेगरी में और मेल कैटेगरी में कौन कौन है। तो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, तो पहले तो यही याद रख लेना कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ये टेनिस से रिलेटेड है। किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? टेनिस। कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, दीज आर रिलेटेड टू टेनिस। इन चारों को जो जीतता है उसको बोलते हैं कि उसने ग्रैंड स्लैम जीता है। मतलब साल में 4 होंगे, चारों जो जीतता है तो उसको बोलते हैं ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, तो अभी रिबिनका, एलेन रिबिनका, ये कजाकिस्तान की प्लेयर हैं। इन्होंने डिफीट किया है अर्नया सेबलिंका को। अब डिफीट जिसको किया है उसको याद करें कि ना करें, तो एग्जामिनर में कई बार पूछा गया है कि किसको डिफीट किया है। डिफीट जिसको किया गया उसको बोलते हैं रनर अप। जिसको डिफीट किया जाता है उसको रनर अप बोलते हैं। तो कई बार विनर ना पूछ के रनर अप पूछ लेते हैं, क्योंकि मेजर इवेंट है टेनिस के, तो हमें याद रखने पड़ेंगे। तो ये कजाकिस्तान के प्लेयर हैं। और अर्नया सुबर्निका ये जो है शायद सर्बिया की प्लेयर है। ये बेलारूस की प्लेयर है। शी इज फ्रॉम बेलारूस। कंट्री बता रहा हूं तो दैट मीन्स कंट्री पूछी जाती है, इसलिए बता रहा हूं। ये कजाकिस्तान की प्लेयर है।
ये फीमेल कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन की विनर रनर अप। मेल कैटेगरी में लिखो कार्लोस एल्कराज। इन्होंने जीता है। और एक बड़े ही फेमस प्लेयर हैं नोविक जोकोविक, उनको हराया है। हो सकता है कि आपने पहली बार नाम सुना हो, लेकिन ये टेनिस में काफी फेमस प्लेयर हैं। इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है नोविक जोकोविक ने, मतलब किसी टाइम पे इन्होंने चारों के चारों जीते थे। एक बहुत फेमस है स्विट्जरलैंड के प्लेयर रफाल नडाल भी है। एक रफाल नडाल भी एक प्लेयर है जो टेनिस में बहुत फेमस है। और एक विलियम्स ब्रदर्स हैं, सेरेना विलियम्स एंड वीनस विलियम। ठीक है, ये टेनिस के फेमस प्लेयर हैं। और एक पर्सन हो रहे हैं रोजर फेडरर। ठीक है, उन्होंने मैक्सिमम टाइम जीता है उसको, ग्रैंड स्लैम को। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के प्लेयर हैं, स्विस प्लेयर हैं। ठीक है, किसकी? रोजर फेडरर। कार्लोस एल्कराज जो हैं ये स्पेन के हैं, स्पेनिश प्लेयर हैं। और ये सर्बिया के हैं। नोविक डी साइलेंट रहता है, जोकोविक बोला जाता है। नोविक जोकोविक सर्बिया के प्लेयर हैं, याद हो जाएंगे, मल्टीपल टाइम रिपीट करेंगे तो। कार्लोस एल्कराज स्पेन के प्लेयर हैं। इन दोनों के बीच में हुआ था मेल फाइनल। ये फीमेल था इन दोनों के बीच में, इनके बीच में मेल था, तो ये जीते हैं स्पेन के कार्लोस एल्कराज। हो सकता है आगे वाले जो टूर्नामेंट आएंगे उनमें भी हम इनके नाम सुनने को मिले, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि एक प्लेयर मल्टीपल विन ले लेता है। डन। तो हमने टेनिस ग्रैंड स्लैम समझे, 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनका सीक्वेंस याद रखना है हमें। ठीक है, हर एक में मेल और फीमेल कैटेगरी में कौन विनर है कौन रनर अप है ये याद करेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है फीमेल कैटेगरी में, एलिना रिबिंका कजाकिस्तान की प्लेयर है, कजाक प्लेयर। इन्होंने अर्निया सेबलनिका को हराया है जो बेलारूस की प्लेयर है। और मेल में फाइनल था कार्लोस एल्कराज और नोविक जोकोविक के बीच में, जिसमें कार्लोस एल्कराज जो कि स्पेनिश प्लेयर हैं उन्होंने नोविक जोकोविक को हराया है। ठीक है, कभी इंडियन ने नहीं जीता है, कभी भी किसी ने, इनमें से कोई भी टूर्नामेंट कभी किसी इंडियन ने नहीं जीता है। हाँ, मिक्स में जीता है। हाँ, साइना नेहवाल तो बैडमिंटन प्लेयर है। आप बोलना तो ठीक चाह रहे हो, मैं भी उन्हीं का नाम बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, सानिया मिर्जा ने मिक्स में जीता। मिक्स मतलब होता है जब एक तरफ एक मेल फीमेल एक तरफ और एक मेल फीमेल एक तरफ होते हैं तो उसको मिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें जीता है उन्होंने। अब ये एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं कौन सा जीता है, लेकिन उन्होंने जीता है, मिक्स में जीता है। लेकिन सिंगल में किसी भी इंडियन ने कभी इसको जीता नहीं है आज तक। नेक्स्ट है कुछ प्रोटेस्ट जो यूएस में हो रहे हैं। हमें 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो यूएस में 2 तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं। एक तो प्रोटेस्ट हुआ है नो वर्क नो स्कूल नो शॉपिंग। तो नॉर्मली ये पूछा जा सकता है कि ये प्रोटेस्ट कहां पे हुआ है वर्ल्ड में, तो ये यूएसए में हुआ है। क्यों हुआ है? जो ट्रंप की एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी है, एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी मतलब वो नहीं चाहते कि बाहर के लोग अमेरिका में आए, तो उसको बोलता है एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी। ठीक है, इमिग्रेशन होता है आना, एमिग्रेशन होता है जाना, बाहर जाना। ठीक है, उसमें EM आता है, सिंगल M, एमिग्रेशन में बाहर जाना, और इमिग्रेशन होता है अंदर आना। तो डोनाल्ड ट्रंप की एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी के अगेंस्ट में वहां के लोगों ने
नो वर्क, नो स्कूल, नो शॉपिंग कैंपेन स्टार्ट किया। एक तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, जो ईरान को लेके वॉर चल रहा है उसको लेके नो किंग मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो ये दोनों मूवमेंट यूएसए में हुए हैं, नो किंग मूवमेंट और नो वर्क, नो स्कूल, नो शॉपिंग मूवमेंट। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि कौन सा किस लिए हुआ है। एक हुआ है ईरान पे, ईरान के साथ जो वॉर हो रहा है, तो अमेरिकन का मानना है कि अननेसेसरली यूएसए घुस रहा है उस वॉर में, कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, जिसकी वजह से यूएसए में इन्फ्लेशन बढ़ेगा बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा लगेगा वॉर में। तो यूएस सिटीजन्स का मानना है कि ईरान और इजराइल का बीच का इशू था, हम क्यों बीच में घुस रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने नो किंग मूवमेंट स्टार्ट किया ईरान वॉर को लेके। और नो वर्क, नो स्कूल, नो शॉपिंग मूवमेंट स्टार्ट किया डोनाल्ड ट्रंप की एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी के अगेंस्ट में, कि वो जो कह रहे हैं कि बाहर के लोग अमेरिका में नहीं आएंगे, क्योंकि अमेरिका को बोला जाता है मेल्टिंग पॉट ऑफ द वर्ल्ड, मेल्टिंग पॉट ऑफ वर्ल्ड। मतलब अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहिबिटेंट हैं वो तो बहुत ही कम है। तो अमेरिका में मैक्सिमम लोग जो आज के टाइम पे रह रहे हैं वो बाहर की कंट्रीज से आए हुए हैं, तो इसलिए उसको मेल्टिंग पोर्ट बोला जाता है। मेल्टिंग पोर्ट का मतलब ये होता है कि पोर्ट का मतलब होता है घड़ा, कि मतलब ऐसा घड़ा जहां पे सब कुछ आके मिक्स हो जाता है, ये नहीं पता लगता कि ये कहां से आए कहां नहीं, फिर वो सब अमेरिकन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेल्टिंग पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जस्ट लाइक हमने पढ़ा था अभी श्रीलंका में। पहले प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वॉशिंगटन, ठीक है। अमेरिकन प्रेसिडेंट का टेन्योर 4 साल का होता है, ठीक है, अनलाइक इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिसका टेन्योर, या इंडियन प्रेसिडेंट जिसका टेन्योर 5 साल का होता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट का टेन्योर 4 साल का होता है। और अमेरिका के प्रेसिडेंट के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट के इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ठीक है। और अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है 4th ऑफ जुलाई को। डन। नेक्स्ट न्यूज है यूनियन बजट। यूनियन बजट हमने वैसे थोड़ा सा पहले पढ़ा था, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। यूनियन बजट इंडियन गवर्नमेंट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल मतलब साल का, फाइनेंशियल मतलब रिलेटेड टू मनी, जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, जो इनकम हुई है उससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट होता है उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। कब कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है, 112 में। इंडिया में बजट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1860 में पहली बार, 1860 में। कौन थे उस वक्त वाइसरॉय? लॉर्ड कनिंग। इंडिया में बजट पहली बार 1860 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 1860 में। लॉर्ड उस टाइम पे इंडिया पे ब्रिटिशर्स का रूल था, तो लॉर्ड कैनिंग नाम के एक पर्सन इंडिया के वाइसरॉय होते थे, एंड ही वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग इंडिया का पहला वाइसरॉय भी था। तो इसके टाइम पे पहली बार ब्रिटिशर्स ने बजट को इंट्रोड्यूस किया था 1860 में। बजट नहीं लिखा हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112। फिर लिखो आर्टिकल 113, डिमांड फॉर ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट नहीं, नहीं,
लिखो डिमांड फॉर ग्रांट। डिमांड फॉर ग्रांट क्या होती है? जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज की डिमांड होती हैं कि कितना कितना पैसा उनको चाहिए। सपोज एजुकेशन मिनिस्ट्री कह रही है हमें 2 लाख करोड़ 20,000 करोड़ चाहिए, ठीक है। हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है कि हम लोगों को 70,000 करोड़ चाहिए, तो उनकी अलग अलग डिमांड फॉर ग्रांट होंगी, ठीक है। देन लिखो आर्टिकल 114 एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल, एप्रोप्रिएशन बिल होता है बजट को पास करने के लिए जो वोटिंग होती है, वोटिंग टू पास द बजट इन लोकसभा, उसको एप्रोप्रिएशन बिल बोला जाता है। बजट हाउस में आएगा, फिर उस पर डिस्कशन होगा, डिस्कशन होके फाइनली उस पर वोटिंग होगी पास और फेल होने के लिए, तो उसको बोला जाता है एप्रोप्रिएशन बिल। अगर बजट फेल हो गया, पास नहीं हो पाया लोकसभा में, अच्छा बजट सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, बजट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, ठीक है। अगर बजट पास नहीं हो पाया, फेल हो गया, तो गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन, या ये बोल लो प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। क्योंकि कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इफ द बजट फेल टू पास, या व्हाट इफ एप्रोप्रिएशन बिल फेल टू पास, तो उस केस में क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन, तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। तो एप्रोप्रिएशन बिल हो गया जो बजट पे वोटिंग होगी लोकसभा में कि उसको पास किया जाए कि फेल किया जाए। देन लिखो आर्टिकल 115 सप्लीमेंट्री और एडिशनल ग्रांट। सप्लीमेंट्री और एडिशनल ग्रांट, अगर किसी डिपार्टमेंट को या किसी स्टेट को कोई अलग से ग्रांट चाहिए है, ठीक है, तो उस चीज को रखा जाएगा आर्टिकल 115 में। देन लिखो आर्टिकल 116 वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट अब यूज नहीं होता है फिलहाल इंडिया में। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है कि मान लो फाइनेंशियल ईयर, अभी की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 25-26 ये था 1 अप्रैल 2025 से लेके और 31 मार्च 2026 तक। तो यहां तक का बजट आया था फेब 2025 में कि यहां तक का जो बजट है वो यहां चलेगा। अब फिर एक बजट आया फेब 2026 में, ये बजट जो आएगा फेब 2026 में, ये आएगा फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए, मतलब अगले साल के लिए, ठीक है। तो बजट सेशन होता है पार्लियामेंट का एक, इंडियन पार्लियामेंट के मेनली 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन जो अभी स्टार्ट होगा कुछ दिनों में, और एक होता है विंटर सेशन जो अक्टूबर के मीडिया नवंबर से स्टार्ट होगा। ये 3 बार हमारे एमपीज एक जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं। ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि 3 सेशन होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो बजट सेशन होता है स्टार्ट नॉर्मली जनवरी से और लगभग मार्च अप्रैल तक चलता है, कई बार अप्रैल तक चला जाता है। तो कई बार क्या होता था, अप्रैल आ जाता था, बजट पास ही नहीं हो पाया है। अब अगर अप्रैल आ जाएगा तो यहां पे तो 1 अप्रैल 2026 से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा और बजट उसके लिए पास ही नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट चलेगी कैसे? पैसा नहीं होगा तो गवर्नमेंट कैसे काम करेगी डे टू डे एक्टिविटी में, ठीक है। जो रोज के व्हीकल चलते हैं उनमें पेट्रोल डलता है, उनका खर्चा कहां से आएगा? तो इसलिए
एडवांस में बजट का एक पार्ट पास कर देते थे अगले साल के लिए, जिसको वोट ऑन अकाउंट बोला जाता था। ये कि भाई मान लिया बजट है 50,000 करोड़ का, तो बोल दिया कि 5,000 करोड़ पास कर दो पहले, बाकी बिल पे बाद में डिस्कशन कर लेंगे, अगर पास होगा नहीं होगा बाद में देख लेंगे, पहले अगले 2-3 महीनों के लिए जो खर्चा लगना है उसको पास कर देते हैं ताकि गवर्नमेंट स्मूथली चलती रहे। ठीक है, तो उसको बोलते थे वोट ऑन अकाउंट। ये तब होता था जब बजट इंट्रोड्यूस होता था फेब के एंड में या मार्च के स्टार्टिंग में। पहले बजट लेट इंट्रोड्यूस होता था, या तो फेब के एंड में या मार्च के स्टार्टिंग में। तो मार्च में बजट इंट्रोड्यूस हुआ, बजट इंट्रोड्यूस होता है तो फाइनेंस मिनिस्टर बजट को इंट्रोड्यूस करता है नॉर्मली हाउस में, हाउस मतलब लोकसभा में। फिर वो बजट को पढ़ता है 1-1.5 घंटा 2 घंटे कि ये चीजें हमने की हैं। उसके बाद डिटेल्ड कॉपी सभी एमपीज को दे दी जाती है और उनको टाइम दिया जाता है 2-3 हफ्ते का कि आप जाओ इसको आराम से पढ़ के आओ, ठीक है, समझ के आओ क्या किया है गवर्नमेंट ने, और फिर आके उस पर डिस्कशन होगा। तो ऐसे में मार्च निकल जाता था और अप्रैल में जाके वो डिस्कशन होता था, फिर वोटिंग होती थी उसके ऊपर। तो तब तक गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म हो जाता था, क्योंकि पिछला जो बजट था उसका पैसा तो 31 मार्च तक ही खत्म हो गया। ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने जो भी पैसा अलॉट किया है किसी भी डिपार्टमेंट को, अगर वो डिपार्टमेंट ने 31 मार्च तक यूज कर लिया तो सही है, नहीं तो वापस से वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 अप्रैल को किसी भी मिनिस्ट्री के पास कोई पैसा नहीं होगा अगर ये नेक्स्ट वाला बजट पास नहीं हुआ तो पहले ये प्रोसेस डिले होती थी, फेब के एंड में इंट्रोड्यूस होता था, मार्च में छुट्टी होती थी, फिर अप्रैल में डिस्कशन स्टार्ट होते थे। तो इसलिए पहले वोट ऑन अकाउंट को पास कर दिया जाता था ताकि अप्रैल का और मई का खर्चा चल पाए, जब तक बजट पे कोई भी डिसीजन आएगा कि वो पास होगा कि फेल होगा। तो इसलिए वोट ऑन अकाउंट यूज करते थे। अब वो सिस्टम बंद हो गया है, ठीक है, क्योंकि अभी बजट इंट्रोड्यूस होता है या तो जैन के लास्ट में या 1 फरवरी को, तो इसलिए मार्च तक जाते जाते उसको पास करवा लिया जाता है। तो अभी ये वाला हिस्सा वोट ऑन अकाउंट काम नहीं करता है। ठीक है, देन पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के लियाकत अली। इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी इंडिया की 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 ब्रिटिशर्स जब इंडिया में रूल कर रहे थे तो इंडिया की इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। उस इंटरिम गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर बने थे लियाकत अली। फिर बाद में इंडिया का पार्टीशन हुआ और ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे लियाकत अली। देन उसके बाद इंडिपेंडेंस आफ्टर 1947 के सनमुखम शेट्टी ये इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के सनमुखम चेट्टी, जिन्होंने बजट को पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। मोरारजी देसाई, इनके नाम रिकॉर्ड है 10 टाइम्स बजट इंट्रोड्यूस करने का। 10 टाइम्स बजट इंट्रोड्यूस करने का रिकॉर्ड है इनके नाम पे। इन्होंने 10 बार फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए बजट इंट्रोड्यूस किया। इनके बाद सेकंड नंबर पे नोनो पे टाई है निर्मला सीतारमन, दूसरे का नाम भूल गया अभी मैं, चलो छोड़ो, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, याद आएगा फिर बताता हूं। निर्मला सीतारमन अभी जो फिलहाल फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इंडिया की पहली फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उनसे पहले कोई फीमेल फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रही थी। हालांकि इंदिरा गांधी इंडिया की पहली फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थी वो, प्राइम मिनिस्टर रहते हुए उनके पास फाइनेंस का पोर्टफोलियो था। ठीक है, उनके नाम रिकॉर्ड है लगातार 9 बार बजट इंट्रोड्यूस करने का। कॉन्जिगेटिव 9 टाइम्स
बजट इंट्रोड्यूस करने का रिकॉर्ड है निर्मला सीतारमन के नाम पे। सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम कॉन्जिकेटिवली किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो वो है निर्मला सीतारमन। क्योंकि मोरारजी देसाई ने बीच बीच में वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे, तो उन्होंने वो इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए, ऑब्वियस सी बात है। तो उन्होंने टोटल मिला के 10 बार किया है। तो मैक्सिमम टाइम पूछा जाए तो मोरारजी देसाई, मैक्सिमम कॉन्जिकेटिव टाइम्स पूछा जाए लगातार किसके नाम है, तो निर्मला सीतारमन के नाम है, जो फिलहाल इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है। पी चिदम्बरम जो दूसरे पर्सन थे, उनका नाम पी चिदम्बरम है। पी चिदम्बरम और निर्मला सीतारमन, इनके पास नो टाइम बजट इंट्रोड्यूस करने का रिकॉर्ड है। हम डिटेल में पढ़ेंगे बजट को नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल वाली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास टाइम हो गया, तो कल वाली क्लास में हम बजट को डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या प्रोविजन बजट में किए गए।